हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल डेल्टा क्लासेस कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय से महावीर मेहता। हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन। इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन किए थे। उसमें हमने मॉडरेट से टफ, अब उसे कह सकते हैं, हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए उसमें। और आज भी हम जो क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में और बनते हैं वो भी आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे लेक्चर में मेरे साथ। चलते हैं लेक्चर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें लेक्चर में क्या होता है, जो क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करना है वो बेसिक चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताता हूँ। क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन कौन सा सबसे बेस्ट और अप्रोचिंग मेथड होता है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। और जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में हर एक वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे जो इन फ्यूचर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 एवं खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 2,000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी इनकम ज्ञात करनी है, उनकी आय ज्ञात। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपकी जो आपका खर्च होता है, खर्च, वो खर्च एक्चुअल में होता क्या है। आपने, आपकी इनकम कितनी है माइनस आपके लास्ट में पैसे कितने बचे आपकी जेब में। ठीक, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि आपके पास लास्ट में कितने पैसे बचे हैं, आपकी इनकम में से खर्च कितना हो गया। ठीक है, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अलग आप नहीं कह सकते, इसको दोनों एक ही बात है। और वहां पे भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, बस फर्क का ये है कि वो चीज परसेंटेज में थी और ये चीज आपके रेशो में है। और रेशियो और परसेंटेज कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। जब आप बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करना है चले जाते हो, तो आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में भी स्विच हो सकते हो आराम से। कैसे, परसेंटेज का चैप्टर आपने पढ़ा है तो परसेंटेज के क्वेश्चन को आप स्विच करके रेशियो में लेके आ सकते हो और यहाँ से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ। देखो क्या है, आय का अनुपात हमें दिया है और एक्सपेंडिचर खर्चा आपको दिया हुआ है, और उनकी लास्ट में आपको सेविंग दिखाई हुई है। तो हमें उसकी इनकम निकालनी है। सबसे बेसिक तरीका जो है कि ए और बी, इनकी इनकम का रेशो कितना है, 3:2। ठीक है, हाँ, जो चीज दिए जैसा क्वेश्चन में बताया गया वैसा वैसा मैं आपको सामने इसको लिख रहा हूँ। खर्चा कितना हो गया आपका, 4:3। अब 3:2 और 4:3 का मतलब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ये एक्चुअल में इनकम और एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं है। इस रेशियो का मतलब है कि इस अनुपात में कहीं रहा होगा। मतलब अगर 300 रुपये खर्च आय होगी तो इसकी 200 रुपये आय होगी, या मे बी इसकी 3,000 रुपीज, इसकी 2,000 रुपीज। लेकिन उनका रेशो है ना, एक जो रेशो, अनुपात, वो इस अनुपात में है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसका क्या दिया है आपको, सेविंग दी हुई है, बचत। बचत कितना है, ये आपकी फिक्स क्वांटिटी है। बचत ए की और बी की बचत कितनी है, 900 रुपये। अब हम इसी चीज का सहारा लेंगे यहाँ। देखो अगर मैं आय में से इनकम में से बचत निकाल दूं, आपका खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूं, यहाँ से आय को मैं, सपोज इसकी इनकम 3 है, इसकी 2 है, इसको 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। अब इनकम में से मैंने इसकी सेविंग को घटा दिया और इसकी इनकम में से मैंने इसकी सेविंग को घटा दिया, तो आपके पास खर्च कितना आ गया, 4 और 3। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, खर्च का अनुपात अगर मैं बोलूं, खर्चे का है ना, खर्चे का अनुपात, ए का एक्सपेंडिचर बटा बी का एक्सपेंडिचर, क्या हो जाएगा आपका। ए की इनकम कितनी है, 3x, माइनस सेविंग कितनी है, 2,000। बी की इनकम कितनी है, 2x, खर्चा कितना है, 900।
और जो रेशियो इसका खर्च का अनुपात दिया है वो कितना दिया है आपको, 4:3। आपकी इक्वेशन क्या हो गई तैयार। क्या लिख सकते हो आप, 3x माइनस 2000 अपॉन 2x माइनस 900 बराबर 4/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो सिंपल, 9x माइनस 6000 बराबर 8x माइनस 3600। ठीक है, इसमें से इसको सेटिस्फाई इधर लेके आया, इसको इधर लेके गया, 9 में से 8 गए तो कितना बचा, x बराबर, और ये कितना हो जाएगा 6000, 6000 में से 3600 गए तो कितने बचे आपके 2400 रुपए। अब इनकम कितनी है 3x, इसकी 2x, s की वैल्यू आपने क्या की यहाँ से इसमें पुट करी, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ये 2 इंटू ये कितना हो गया 7200 रुपए, और इसका ठीक। तो ए की आई कितनी है आपकी 7200, और बी की कितनी आई 4800। ये हमारा एकदम बेसिक तरीका है, कंसेप्चुअल तरीका है, और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है, ये इसी तरीके से सोल्व हो सकता है आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 5625 रुपीज को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी से आधा, जबकि बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। तो ए ओ प्लस बी को कितना धन मिलेगा। देखो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा चलते हैं हम। ए बी सी में 5625 को दिया है, बांटा गया है। अगर हम ए बी और सी का रेशियो निकालना है इंडिविजुअल, तो हम उस टोटल रेशियो को इसमें डिवाइड करके ए बी सी में पैसा बांट देंगे। ठीक है, और वही हमारा अप्रोच भी रहने वाला है इसमें। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए को बी प्लस सी से आधा मिलता है, मतलब ए को बी और सी को जो मिल रहा है, ए को बी और सी को जो मिल रहा है उसका कितना मिल रहा है, आधा। ठीक है, ये इक्वेशन जमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से। ए को कितना मिला भाई, बी और सी को जितना मिला है उसका आधा बराबर, जबकि बी को ए प्लस सी से 1/4, और बी को कितना मिला, ए प्लस सी को जितना मिला है उसका 1/4। ठीक, इसको रेशियो में लेके जाता हूं मैं, ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 1/2, और बी बटा ए प्लस सी बराबर 1/4। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको करवाया था, जहां पर ए बी प्लस सी के किए गए समय से 1/2 समय लेता है, बी ए प्लस सी से लिए गए समय का 1/4 समय लेता है। तो वो इंडिविजुअल कितने दिनों में काम करेंगे, या तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां आपको करवाया था, और बताया भी था कि जो रेशियो वाली चीज जब चैप्टर आएगा वहां पर भी मैं इसको अप्लाई करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट को। और देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज हम अपने अप्लाई करने वाले हैं, लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है ना, हमारा टारगेट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालना है। अगर यहां से मैं लेके आऊं ए प्लस बी प्लस सी का रेशो में, टोटल कितना बन रहा है, और यहां से मैं ए प्लस बी प्लस सी का लेके जाऊं, ये कितना बन रहा है 5। मतलब संभव ही नहीं है कि दोनों सेटिस्फाई हो, नहीं है। और आप सेटिस्फाई भी कैसे करोगे, क्योंकि दोनों अलग अलग रेशियो में है, और वैल्यू ऑब्वियसली दोनों की अलग अलग है। ठीक, और वेरिएबल है, तो आप सोच भी नहीं सकते कहाँ है इसको बराबर करके। और इसका लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है बराबर करने का, वो ये है कि ये भी वेरिएबल है तीनों, ये भी तीनों वेरिएबल है अलग अलग, तीनों का टोटल 3 आ रहा है, तीनों का टोटल 5 आ रहा है। हम क्या करते हैं, जो 3 और 5 है, 3 और 5 हम लेते हैं एलसीएम किसका, 3 और 5 का। ठीक, कितना एलसीएम आया 15। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मतलब मिनिमम दोनों इसी जगह तो जाकर सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। एलसीएम में मैंने पढ़ाया था आपको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब मिनिमम इस पे तो दोनों सेटिस्फाई हो ही जाएंगे, क्योंकि 15 पे 3 भी आ रहा है, 15 में 5 भी आ रहा है 15 में, तो यहाँ पर तो दोनों सेटिस्फाई हो ही जाएंगे आपके। ठीक, अब मैं 3 को 15 में
बनाया मैंने एलसीएम, 5 का एलसीएम बनाया मैंने 15, ठीक है दोनों। अब मैं ये 15 यहाँ सेटिस्फाई करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे, और इसी 15 को मैं यहाँ सेटिस्फाई कराऊंगा। कैसे? अब देखो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ 5 बराबर 15 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड किया तो सिंपल 3। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ करूंगा, ठीक है, वैल्यू पुट की मैंने। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10, ठीक है। अब यहाँ सेटिस्फाई किया, कितनी रखनी है 3, ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 12। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 सेटिस्फाई हो रही है क्या आपकी? यस, बराबर 15 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 होती 15 आ रहा है। मतलब पहले वाले केस में a बराबर 5 आ गया, दूसरे वाले केस में b बराबर कितना आया 3। अब c की वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो रही है आपकी, मतलब आपका जितना भी आपने मेहनत की है वो एकदम बराबर है। देखो a बराबर 5 है, b बराबर 3 है, तो c क्या निकल के आएगा यहाँ से? b प्लस सी कितना आ रहा है टोटल 10, है ना? b प्लस सी टोटल कितना है 10, b बराबर कितना है 3, c, तो c बराबर कितना है मेरा 7। अब 7 को यहाँ रखो, 12 आना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है 5 बराबर, ठीक है, 5 प्लस सी बराबर 12, सी बराबर 7। मतलब a b और c की वैल्यू जो हमने निकाली है 5, 3 और 7, तीनों का योग भी 15 आ रहा है, तीनों सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। इट मीन्स हमने जो मान निकाले हैं वो इस अनुपात में बटेंगे बराबर, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है 15, और टोटल अमाउंट तीनों का कितना है, तीनों में बांटना है 5, 6, 2, 5। तो एक किसके बराबर हो जाएगा आपका? सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ से 15, 105, 10, 75, है ना, एक बराबर 375। और बी, ए प्लस बी को चाहिए आपको, तो ए प्लस बी का कितना है 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 375 से, तो क्या आंसर आएगा मेरा 8 से 24, 15 से 60, 3000 रुपये, है ना। मतलब ए प्लस बी को कितना अमाउंट मिलेगा 3000। ये एनालिटिकल वे है, इससे आप सोल्व करोगे इसको। ये मैंने आपको समझाया इसलिए आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एकदम बहुत अच्छा अप्रोचिंग मेथड है। ऐसे आपके जो दिमाग के सोचने की क्षमता है वो विकसित होती है इन चीजों से। जब आप कभी उलझ जाते हो टफ क्वेश्चंस में, तो ऐसे एनालॉजिकल वे में आप सोचोगे तो बहुत इजीली वहां से निकल जाओगे, क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार खुद ट्राई किया करो, इसके बाद में आप इनका सोल्यूशन देखा करो। ये सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है एवं एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात है 4:3:5। यदि ए अपनी आय का 14 से 2/7% खर्च बचाता है, सॉरी बचत करता है, तो उसकी बचत का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। उनकी आपको क्या निकालनी है? सेविंग निकालनी है। देखो इसमें भी हम जो हमारा एनालॉजिकल मेथड है वही यूज करेंगे, और उससे बहुत जल्दी हमारा ये क्वेश्चन हो भी जाएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं ना हम तुक्के लगाना, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तुक्के लगाना। वैसे तुक्के आप केवल और केवल नंबर एंड सिस्टम में या फिर रेस्टोरेंट प्रपोर्शन में यहाँ लगा सकते हो। और एकदम 99% अगर आपने ये किया हुआ है ना, तो आप इमेजिन करके क्वेश्चन जो आपसे किसी से भी नहीं हो सकते वो आप इमेजिन करके नंबर को और सेटिस्फाई करवा के आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको, ए बी और सी, इनके इनकम क्या है 3:7, ठीक है। इनका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना है 4:3:5, ठीक। या तो आप क्या करो, आपको जो चीज गिवन है आय इनकम,
इनकम का 1/7 निकालो, आपकी सेविंग निकल के आएगी। ठीक है, तो आपकी सेविंग जो है, आपकी सेविंग को इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके आओ, फिर उस वैल्यू को आप सेटिस्फाई कराओ, तो आप पूरा ही रेशियो में ही चलोगे यहाँ पर। ये तरीका है उससे, लेकिन सॉल्यूशन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो हम जस्ट पहले करके आए, अप्रोचिंग मेथड। उससे आप इसको करोगे तो आप, भले आपकी स्टार्टिंग में आपको वेरिएबल दिखेंगे, लेकिन हम उन वेरिएबल्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो आप, भाई अपनी आय का 14 से 2/7%, 14 से 2/7% का मतलब सिंपल कितना हो गया, 1/7। पढ़ाया मैंने परसेंटेज में सब कुछ। भाई 3x 374 है, तो माना कि इसकी इनकम कितनी है, 3x है, इसकी 7x है, इसकी 4x, और एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च 4y 3y 5, बराबर। तो बचत कितनी हो गई, बचत 3x माइनस 4y, यहां से 7x माइनस 3y, यहां से 4x माइनस 5। है बस समझ में, x और y का वेरिएबल आ रहा है, घबराना नहीं है, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। अब चलते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र की ओर। क्या है वो, देखो आपको सेविंग क्या है, सेविंग दी है 14 से 2/7%, इट मीन्स 1/7। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, 100/7, 100 से 100 कैंसिल, 1/7, सिंपल ही है। अब सेविंग क्या होती है, सेविंग 1/7 का मतलब क्या है, भाई आपके पास अगर 100 टोटल 7 रुपए थे, तो उसमें से आपके पास बचे कितने हैं, 1 रुपया बचा है। ठीक है, आपकी इनकम अगर 7 थी, आपके पास बचे कितने हैं, 1 रुपये। इसका मतलब ये होता है, परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था, 1/10 का मतलब क्या है, टोटल 10 है, प्रॉफिट लॉस में बताया ना, 10% प्रॉफिट हुआ, मतलब 1/10, 10 इनकम थी, 1 रुपया आपने उस पर कमाया है। वही चीज है यहाँ पे। ठीक, सेविंग कितनी है, 1/7, मतलब 7 रुपए की इनकम थी, खर्च करने के बाद आपके पास कितना बचा लास्ट में, 1 रुपये। एक ही चीज को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपकी कमांड है मैथ्स में तो, है ना। 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल बचत, और लिख सकता हूँ। तो यहां से खर्च कितना जाएगा मेरा, सिंपल 7 - 1 = 6 आया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आय और खर्च, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7/6 लिख सकता हूँ। जैसा जैसा मैंने यहाँ पे बनाई है, ये पिक्चर बनाई है, उस हिसाब से मैं इसको 7/6 लिख सकता हूँ, इस वे में लिख सकता हूँ। अब चलते हैं हम किस पे, एक्चुअल चीज पे। अगर मैं सिंपल ए का उठाऊं, ए का ऊपर है ना, ए की बात करूं, सिंपल ए की, तो ए की आय कितनी है, 3x, ए का खर्च कितना है, 4y। ठीक है, क्यों ए का क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ए की, इसीलिए मैंने ए का उठाया। और ये किसके बराबर है आपका, 7/, आई तो समझ में, सेटिस्फाई करवा दो, और कुछ नहीं है। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो x/y कितना आया, 14/5। ठीक है, ये चीज निकल गई आपके पास। x/y कितना आया, 14/9। मतलब आप अगर अनुपात में भी लेके जाओगे ना, तो x को 14 ले सकते हो, और y को क्या ले सकते हो, रेशियो में भी लेके जाओगे। ठीक, अब यहाँ से एक काम और कर सकते हो, जैसे अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि ऐसा कैसे अनुपात में ले लिया आपने, ये तो वैल्यू ही नहीं है किसी भी चीज की। आपको लेना चाहिए x/14 बराबर y/9 बराबर k, x बराबर 14 k, y बराबर 9 k। लेकिन उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आप x और y को एक k नाम दे दोगे, और वो k लास्ट में कटना ही है। ठीक है, तो फालतू रायता फैलाने से क्या मतलब है,
इससे अच्छा है हम यही सोल्व कर लें, क्योंकि काम ही जब पूरा रेशियो में हो रहा है और वो एक रेशियो का ही रूप बन के आएगा के, तो वो के तो वैसे भी एलिमिनेट होना है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब सारी कैलकुलेशन रेशियो में चल रही है तो x बराबर 14 y बराबर 9 लेके यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं। ठीक, x बराबर 14 y बराबर 9, तो बचत क्या हो जाएगी a की 3 इंटू एक्स बराबर कितना है 14 माइनस 4, y बराबर कितना है 9। अब ये चीज यहाँ पे भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि x और y यहाँ पर भी है। क्या हो जाएगा 7 इंटू 14 माइनस 3 इंटू 9, 4 इंटू 14 माइनस 5 इंटू 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा आपका 98 माइनस 27, ये कितना हो जाएगा आपका 56 माइनस 45। क्या रेशियो आया मेरा 6:71 रेशियो 11। और यही आपका क्या है उनकी बचत का अनुपात। आई होप समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल बेसिक वे में और कंसेप्चुअल वे में आपको बताया मैंने यहाँ पे एकदम। अगर आप दूसरे तरीके से करने जाओगे तो फालतू का टाइम डिले होगा, आपको आप कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हो। मैं आपको दूसरे लेन दे वे में भी बता सकता था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको समझ में और नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरा, सोने की कीमत प्राइस ऑफ गोल्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, है ना। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक ग्राहक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है, ठीक है, और उसे 4,620 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी, मतलब कि गोल्ड का कोई टुकड़ा था, इसको इसके भार के इस अनुपात में इसने तोड़ दिया, ठीक है। पहले पहले भार कितना था इसका, ऑब्वियसली 3:2:1 में बांटा है, तो पहले टोटल कितना था 6 ही होगा। जब 3:2:1 में कटा है तो 6। अभी कितना है 3:2:1, मतलब 3 एक बार, टुकड़े का भार 3, एक के टुकड़े का भार 2, एक के टुकड़े का भार 1 है। टोटल कितना था 3। लेकिन क्या दिया है क्वेश्चन में, कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, मतलब जो इसकी प्राइस है इस प्रोपोर्शनल टू इसके वेट के स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसकी प्राइस क्या होगी, इसके वर्ग के समानुपाती होगी, बराबर। पहले प्राइस कितनी थी, कितनी थी 6 का स्क्वायर मतलब 36। बाद में प्राइस, अब देखो बाद में प्राइस क्या होगी, इसकी प्राइस अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, क्योंकि हर टुकड़े का मूल्य अलग अलग हो जाएगा इस केस में। आई बात समझ में, क्योंकि प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। इसका वेट अलग है तो इसकी प्राइस अलग, इसका वेट अलग है तो इसकी प्राइस अलग, इसका वेट अलग है तो इसकी प्राइस अलग, ऑब्वियसली, बराबर। तो इसका कितना आएगा, इसका प्राइस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका इसका 1 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 4 प्लस 1 13 फाइनल प्राइस है ना। जब इसको तोड़ दिया तो फाइनल टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी 13। पहले कितनी थी 36, है ना। पहले कितनी थी 36, अभी कितना है 13। तो नुकसान कितना हुआ 36 से 13 आ गई, कितना नुकसान हुआ 4,620 का 3। ठीक है, सिर्फ 14 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा ये कितना आ जाएगा आपका डबल टू बराबर 4620, एक 1 इक्वल टू कितना आ गया
44 1 0। ठीक है, एक बराबर कितना है आपका 210 रुपए। तो सोने की प्रारंभिक कीमत कितनी थी 36, जब पूरा एक ही पीस था गोल्ड का, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में कितनी थी 36। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 210 से, कितनी कीमत आ जाएगी सिंपल, ठीक है 126, 12 3 63 और 20, 75 है ना, क्या आ जाएगा 7560। पहले कितनी प्राइस थी 7560। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, देखो ऐसे क्वेश्चन भी रेलवे में या प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, पहले पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल, और 90% लोग बाग एग्जाम में बनाते ही हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन अभी भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर बैग में कुल 430 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के है ना, सिक्के का अनुपात कितना है भाई 5:7:9। अब देखो, अगर मैं सिक्के मानूं कि भाई सिक्के कितने हैं 5x 7x 9x, अब टोटल मूल्य अगर होगा, टोटल मूल्य, ठीक है, कुल मूल्य कैसे निकालोगे भाई, कितने नंबर ऑफ कोइंस है और उन कोइंस में से हर एक कोइंस की वैल्यू कितनी है। ठीक, अगर 1 रुपए का सिक्का एक है तो 1 रुपया उसकी वैल्यू है, फिर 1 रुपए के सिक्के 5 हुए तो 5 रुपए टोटल प्राइस हुई। ऐसे टोटल कितने सिक्के 5x है, तो इसलिए 1 रुपए के टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5x। ठीक, 50 पैसे, आप देखो 50 पैसे, 50 पैसे है, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू कितनी है 50 पैसे, 7x टोटल सिक्के हैं। ठीक है, तो 7x सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी होगी 50 पैसे के हिसाब से 0.50, प्लस टोटल 9x सिक्के हैं, एक सिक्के की वैल्यू कितनी है 25 पैसे, मतलब 25 पैसे मतलब 0.25, इसको 1/4 1/2 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सोल्व करने में। ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 रुपए 50 पैसे, ये कितना हो जाएगा 225, 2 रुपए 25 पैसे। ठीक है, ये कितना हो गया 5 और 3 8 और 2 10 बराबर 430 रुपए। ठीक है, आपने इसको सोल्व किया सिंपल, इसको क्या लिख सकते हो आप 10 से 3/4 लिख सकते हो ना, 10 से 3/4, 10 से 3/4 का मतलब कितने 40 और 1 3 42, मतलब 43/4। ठीक, ये कितना हो गया एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 430 रुपए, तो 43 से कैंसिल किया 10 बार, तो एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर 40 है। आपको 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 7x, तो 7 × 40 = 280 सिक्के। है बस समझ में, बिल्कुल बेसिक चीज है, इजीली क्वेश्चन हो जाता है ऐसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये एक रेलवे में खासकर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको ये पूछ ही लिया जाता है, 90% पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भाई मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात है ना, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है आपको, मध्य अनुपात, वो कैसे निकलता है देखो, आपको जब भी ए और बी का अनुपात पूछा ना, आपको फॉर्मूला भी पता नहीं, तो मीन का मतलब होता है मध्य में, है ना, इन मिडिल। ए अनुपात मध्य का निकालना है तो एक्स लिखा, समानुपात एक्स लिखा, फिर लास्ट में लिखा बी। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या होता है ये सोल्व कैसे करता है, इसमें होता है भाई बाह्य पदों का गुणनफल, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन बुक्स में लिखा होता है, बराबर होता है किसका, आंतरिक पदों के
गुणनफल के। ये सिंपल 10वीं क्लास में पढ़ाता है। ये कितना हो जाएगा, a इंटू बी बराबर x इंटू एक्स। इट मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो x का मान आपको निकालना है, क्या आएगा, a अंडर रूट ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है तीसरा समानुपात। वो कैसे निकलता है? वो निकलता है आपका a रेशो b समानुपात, ठीक है, b रेशो x। कहने का मतलब है थर्ड समानुपात, लेकिन एक्चुअल में फोर्थ प्लेस पे हम इसको रख रहे हैं। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि तीसरी वैल्यू है ये। ठीक है, आप, क्योंकि ये तीसरी वैल्यू है ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब थर्ड वैल्यू क्या होगी। ये कैसे होगा, वही सिंपल मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी स्क्वायर अपॉन। इसके बाद है आपका चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल थर्ड किसका निकलेगा भाई, तीन वैल्यू है, फोर्थ की जगह पे क्या आनी चाहिए, एक्स लिया हमने। क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई किया, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल पी इंटू सी। तो एक्स बराबर क्या हुआ, बी सी अपॉन। अब तीनों में, तीनों समझ में आ गया होगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के। 1/4 और 1/9 का मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या निकलेगा, सिंपल ए इंटू बी, 1/4 इंटू 1/9, कितना हो गया, 1/36 बराबर 1/6। बिल्कुल इजी वे में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 18 और 36, 18 और 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। थर्ड प्रोपोर्शनल अभी जस्ट मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे हम, फिर को एक बार बता देता हूँ। 18 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 36 इंटू 36 डिवाइड बाई, या तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, आप फॉर्मूला पता नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, 70। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 12, 16 और 18 का फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना, चतुर्थ अनुपात निकाल। चतुर्थ अनुपात मतलब फोर्थ प्लेस पे। फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो क्या होता है, सिंपल 12, 16, 18 और एक्स। सिंपल 16 इंटू 18 बटा 12। ये तो पता ही है आपको, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, मतलब 12x बराबर 16 इंटू 18। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से 2 बार, 6 से 2 से 8 बार, कितना हो गया, 8 इंटू 3 बराबर 20। आए बात समझ में? चलता अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है 5, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ये ऐसे तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, खासकर रेलवे में तो ये विशेषकर पूछे जाते हैं। और ये आने ही चाहिए आप, 100% सत्य है, ये रेलवे में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, हमेशा कोई ना कोई पेपर में जरूर आएगा यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था, और 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। दोनों की वर्तमान आयु निकालिए। ठीक है भैया, ये वर्तमान की हम यहाँ बात कर, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में। 5 वर्ष पहले क्या थी, राम और श्याम की आयु 3:1। 5 वर्ष बाद क्या हो गई, 2:। वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखो, हमें एक्चुअल में आयु कितनी है वो तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये एक्चुअल में ये जरूर पता है कि 5 वर्ष जो बीच में आ रहा है ना गैप, वो एक्चुअल में हमें पता है 5 वर्ष का गैप है। हम उसी गैप को लेके चलेंगे भाई। माना कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु 3x और x 1x है ना। पहले आयु कितनी थी इसकी, 3x।
बटा एक्स। 3x मतलब x का मतलब होगा 30 और 10 भी हो सकती है, ठीक है। 3 और 1 भी हो सकती है, 9 और 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू हमें पता नहीं है। और 5 वर्ष बाद कुछ हुई, फिर 5 वर्ष बाद फिर से इसकी आयु 2/1 आई, 2:1 आई। टोटल कितना डिफरेंस है? अगर मैं क्या करता हूं, इनकी आयु में 10 वर्ष, 10 एक फिक्स वैल्यू है यहाँ पे, इसको ऐड कर दूंगा तो 5 वर्ष बाद क्या आयु होगी इसकी, वर्तमान आयु के, वो पता चल जाएगी कितनी है, 2:1। बस इक्वेशन बन गई। इक्वेशन सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x + 10 = 2x + 20। x बराबर कितना है? 10। वर्तमान आयु पूछिए आपसे, या तो आप क्या करो, क्या करो, बाद की आयु से निकाल लो पहले, या फिर प्लस जो 5 वर्ष पहले आयु थी उसमें +5 जोड़ दो। तो 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी? 3x x। अब x बराबर कितना है? 10। तो 3 और 10, 5 वर्ष पहले। अभी वर्तमान में, मतलब 5 वर्ष और जुड़ेंगे इसमें, कितनी हो जाएगी ये? +5। अभी वर्तमान में 35 वर्ष, और ये 15 वर्ष। अब 5 वर्ष और जोड़ोगे तो एक 40 हो जाएगी, एक 20 हो जाएगी, मतलब 2:1 आ गया। तो वर्तमान में कितनी आयु है इसकी? 35 और 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। कब? अभी 8%। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, 5 years बिफोर, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। अभी कितना है? राम और उसकी डॉटर की आयु कितनी है? 4:1। 5 वर्ष पहले कितना था? 9:, ठीक है भाई, माना। वर्तमान आयु एक की कितनी है? 4x, एक की x। अब वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो हमने फिक्स वैल्यू है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष को घटाया। आयु की अनुपात कितना है? 9:1। जैसे क्वेश्चन ने बोला है, बस केवल हमने वही किया है और कुछ नहीं किया। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई किया सिंपल, इसको इधर, इसको इधर, ये कितना हो गया? 4x - 5, 9x - 40। अब इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, ताकि माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 9x - 4x। ये कितना हो गया? प्लस का 45 माइनस का 5। ये कितना हो गया? 40। और ये हो गया 5x। x बराबर कितना आया? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। x बराबर 8 है, वैल्यू पुट की। वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु कितना है? 4x, x, x बराबर 8, तो ये कितना हो जाएगा? 32। और ये कितना हो जाएगा? 8। तो मतलब कि राम की वर्तमान आयु 32 है, तो उसकी बेटी की आयु कितनी है? ये हमने अच्छे अच्छे इसके बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए हैं। अभी इसका एक लेक्चर और लेके आऊंगा मैं, उसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे कि आपको, ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपको किसी ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिपीट करो, इनके कॉन्सेप्ट सीखो, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। कंटिन्यूस जो आपको क्वेश्चन कराए गए हैं उनका ही रिवीजन करते रहिए, वही आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी बुक्स के क्वेश्चंस करिए आप, अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, कई बार किसी स्टेट में उनको क्वालिटी एजुकेशन के लाइक टीचर नहीं मिल पाता है, तो आप प्लीज उनको वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे बना सके और उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।